हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 6 की एनसीईआरटी जो समरी आपकी चल रही है, जिसमें हम आज चैप्टर 8 देखेंगे। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्पेशली कि अशोक है ना, वो कौन से राजा हैं जिसने क्या सम्राट है जिसने क्या किया, युद्ध का त्याग किया। आपका सी टेट एग्ज़ाम में स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थंब की नीति हुई, और आपका क्या बोलते हैं कि अशोक जिसने क्या किया, कौन से सम्राट थे, ऐसे करके पूछा जाता है, जिसने क्या किया, युद्ध त्याग किया। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने किया था? तो उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था, है ना। उनके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और कब किए थे? तो लगभग 2300 साल पहले। और चाणक्य या कौटिल्य के नाम में एक बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसने? चाणक्य या कौटिल्य। और क्या बोला जा रहा है इसमें? चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। हम एग्ज़ाम में या आप पढ़ते हो जब, क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अर्थशास्त्र क्या है। तो हम इकोनॉमिक्स समझते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है। ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिटिक्स है ना, उसमें लिया गया है, ये अलग है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में कितने हुए थे? 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। फर्स्ट कौन? चंद्रगुप्त। फिर उनका बेटा कौन है? बिंदुसार। फिर क्या है? बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसने क्या किया था? युद्ध का त्याग किया। ओके, आगे देखेंगे हम। इसमें बताया गया है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, और इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे वहाँ पे। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग होता था। तक्षशिला कहाँ पे था आपका? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग होता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मतलब क्या हुआ? उत्तरी पश्चिम, है ना, उत्तरी पश्चिम और मध्य पश्चिम, उधर क्या होता था? यहाँ पे उज्जैन पड़ता था आपका मध्य प्रदेश में। तो वहाँ जो आने जाने वाले लोग जो आते थे, है ना, घूमने के लिए आते थे यहाँ दक्षिणी मार्ग में, है ना, दक्षिण भारत में जाने वाले जो रास्ते में पड़ता था, तो क्या होता था? ये उज्जैन। तो वहाँ पे आने जाने वाले लोग जो थे यहाँ पे क्या होते थे? ठहरते थे, वहाँ पे रुकते थे, है ना। उसके बाद क्या होते थे? आगे बढ़ते थे वो लोग। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे क्या है? उज्जैन। अदर आपका उत्तर पश्चिम में क्या है? मध्य एशिया। ठीक है, आने जाने वाला मार्ग था तक्षशिला। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में क्या होता था? पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है? साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालक के गांव बसे हुए थे वहाँ पे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ हुआ होता था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का क्या करते थे? शिकार किया करते थे जीविका चलाने के लिए। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न क्या करते थे? वहाँ पे भाषाएं बोलते थे। वहाँ पे अलग अलग लोग थे, वहाँ पे क्या करते थे? भाषा बोलते थे। लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म का पोशाक पहनते थे। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं चित्र में क्या बताया गया है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। आप इसको जब भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, आप ध्यान देंगे। ये सब आप अगर जो आपका मैप बना हुआ है इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ना ज़्यादा मतलब समय तक याद रहती हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आप समझ रहे हो, जो चीज़ें मैप से पढ़ा जा सकता है आप उसका मैप से ही पढ़ें, क्योंकि वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। ठीक है, तो वही आपको ये इसमें बताया गया है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आप जब भी पढ़ो तो आप ध्यान देना, मैप को ज़रूर देखना है। ठीक,
आगे देखते हैं क्या बोला गया इसमें। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। आगे देखो इसमें, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, साम्राज्य में क्या होती है, मतलब रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इससे सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। राज्य क्या होता है, राज्य एक छोटा रूप होता है साम्राज्य के आगे, है ना। ये आपका राज्य होता है, तो ये आपका क्या होता है, साम्राज्य होता है। तो जब ये छोटा है तो इससे, ये बड़ा है तो इससे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे इनको सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे कर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बड़ा एरिया है, बड़ा, ठीक है। सम्राटों की क्या होती है, वहाँ पे साम्राज्य है, बड़े जगह होते हैं, बड़े लोग, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं। और राज्य क्या होता है, आपका छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, साम्राज्य का प्रशासन कैसे हुआ करता था, आप इसमें समझ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। एरिया बड़ा था, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे वहाँ पे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की क्या करता था, नियुक्ति करता था। और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी क्या करते थे, उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। वही बताया जा रहा है। आप एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे आपका इसमें आप राज्य देखेंगे, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, आप देख लो। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, आपके विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, अपने अंडर में अधिकारियों को रखते हैं। ठीक है, उनके अंदर में वित्त मंत्री हैं, उनके अंदर में सब हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इनके ऊपर भी, जब ये राज्य है आपका, अब इनके ऊपर कौन है, आपका ये सरकार है, आपकी गवर्नमेंट। ठीक, कौन है आपके, अभी मोदी जी हैं। अब मोदी जी हैं तो उनके भी हैं वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, है ना, उनके भी क्या है, टीम है। तो क्या करती हैं, उन पर ये नज़र रखते हैं। तो ये आपके साम्राज्य हो गए, ये आपके क्या हो गए, राज्य। ठीक है, चीज़ें समझ आई। उसके बाद क्या है आपको इसमें देखो, सम्राट क्या करता था, जो राजा, राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था। अब मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे। इन पर क्या होता था, तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, किससे किया जाता था, उज्जैन या तक्षशिला से। कुछ हद तक क्या होता था, पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना दिया जाता था, सॉरी भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो विस्तृत एरिया होता था, क्षेत्र होता था, वहाँ के इलाकों पर मौर्य शासक जो होते थे, वही लोग क्या करते, नदियों पर नियंत्रण रखने का कोशिश करते थे। ठीक है, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, जहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए से देख सकते हैं, अर्थशास्त्र में यह भी लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते रहे होंगे। अब नजराना क्या होता है, देख लो इसमें। नजराना क्या है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, किसी से ज़बरदस्ती से मांगा नहीं जाता था। क्या किया जाता था, वो अपने स्वेच्छा से देते थे। ठीक, राजधानी में सम्राट अशोक के बारे में इसमें बताया गया है। क्या बोला है इसमें, मेगस्थनीज में चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
आप ये चैप्टर जब भी पढ़ेंगे ध्यान देना, इसमें फैक्ट की चीज़ें ज़्यादा हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक, जैसे आपका अभी देख लो, ये यूनानी राजा है ना, क्या है, सेल्यूकस निकेटर क्या थे, ये राजदूत थे। ठीक है, और मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है इसमें। ठीक, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी ये जो स्टार्टिंग में था 2 लाइन वो इम्पोर्टेंट था आपका। ओके, आगे देखते हैं इसमें। हम्म इसके आगे हम देखेंगे संसाधन नजराने जो इकट्ठा किए थे। उसके बाद क्या आपका अंत में जंगल वाले इलाके आता था, उसमें वहाँ पर मतलब वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते थे और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें ला कर दें। ठीक है, जो जंगल में होते थे, जंगल में आपका लकड़ी, मधु, मोम जैसे चीज़ें होती हैं, तो वे चीज़ें क्या करें, वो अपनी स्वेच्छा से ला कर के दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वह पहले राजा थे जो अपने अभिलेखों को द्वारा क्या किए हैं, जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए कोशिश की है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो अशोक का मतलब सम्राट का जो लिपि होता था, जो लिखते थे, वो उनका कौन सा लिपि था, कौन सी लिपि का यूज़ करते थे वो, तो प्राकृत और क्या है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, प्राकृत लिपि और ब्राह्मी लिपि। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, ये मतलब अशोक का अभिलेख है जो खुद वो लिखवाए थे, है ना। ये उनका अभिलेख है जो इनका वर्णन है, इसमें आप पढ़ सकते हो। इसमें इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बने। मतलब उन्होंने जो युद्ध किया, कलिंग में जो युद्ध त्याग किया था, उसके बाद क्या थी, उन्होंने अभिलेख लिखवाया ताकि क्या कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो युद्ध ना करे, है ना। युद्ध करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं आप इसमें देख सकते हैं, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए इसमें, और इससे मुझे अपार दुख हुआ क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को क्या करते हैं, वो खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है जब मैंने थंब पालन करने एवं दूसरों को इसकी रक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि थंब के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, और यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, इसके लिए बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि थंब को कैसे क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। धम्म में क्या है आपका, ये संस्कृत शब्द है धम्म, जिसमें धर्म का क्या है, प्राकृतिक रूप है, जिसको क्या करें, धम्म, ये आपका धर्म को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने जो युद्ध लड़ा था, युद्ध के बाद उन्होंने अपना अनुभव जारी मतलब अनुभव क्या किए थे, प्रकट किए थे कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं कि आगे ये चीज़ें ना करें, है ना, उनकी पीढ़ी ना करे, इसलिए क्या किया था, उन्होंने अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, और अशोक क्या है, कलिंग युद्ध, अशोक का ये जो कलिंग युद्ध था, ये जो लास्ट युद्ध है इसमें, है ना, क्या बोला इसमें, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से क्या किया, उनका मन फट गया, है ना, वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में युद्ध कभी भी नहीं करेंगे। ठीक, उन्होंने क्या किया, यहीं से युद्ध को त्याग दिया था, और उसके बाद उन्होंने वही जो शिलालेख है जिसमें उन्होंने सब लिखवाया है। ठीक है, अभिलेख लिखवाया है। आगे देखते हैं इसमें अशोक का धम्म क्या था। ठीक, जो अशोक के धम्म के बातें की जा रही, इसमें धर्म का क्या करें, अपना प्रचार करें, तो वो क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता के अपने बच्चों व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह
उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध क्या थे, बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। कौन? राजा अशोक। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों का मानने वाले लोग थे, है ना, जो अलग अलग धर्मों का पालन करते थे, वो लोग थे। इससे कई बार टकराव भी पैदा होता था कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह भी महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर क्या करते थे, धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त क्या होता था, अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर क्या किए हैं, शिलालेख और स्तंभों पर क्या किए, खुदवा दिए। और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं, उनको क्या करें, पढ़ के सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी क्या किए थे, दूत भेजे थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक ये, मतलब दूर तक क्या हो, ये धम्म का प्रचार हो, सबके पास क्या पहुँचे, ये प्रसारित हो, है ना, धम्म नीति। उन्होंने कई सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी क्या की थी, व्यवस्था किए थे। ठीक। अपनी प्रजा के लिए भी अशोक ने क्या किया था, संदेश दिया था, इसमें आप पढ़ सकते हो, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब वे यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये क्या होता है, ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। ठीक है। इसके बदले क्या करने चाहिए, यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, देखते हैं इसमें। इसमें अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों का क्या करना, दान देना। आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आए। ठीक है। आप फिर भी समझने के लिए क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक। और इसमें आप देख सकते हो क्या बोला गया, ब्राह्मी लिपि, जिसमें आपका इसमें दिया गया है अक्षर को दो तीन वो में दिया गया, ब्राह्मी में है, देवनागरी में है, बांग्ला, मलयालम, तमिल। ठीक है। तो क्या बोला गया है, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ क्या है आपकी, पिछले सैकड़ों वर्षों से, है ना, सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हो, जैसे क्या है आपका आरंभिक, क्या आपका ये ब्राह्मी है। ठीक। आरंभिक क्या है आपका, ये ब्राह्मी, देवनागरी हिंदी, और ये बांग्ला, और ये मलयालम, और ये क्या है आपका तमिल। ठीक है। ये क्या आपका है आपका 5 भाषा में है। ठीक है। अशोक क्या थे, एक ऐसे सम्राट थे जिसने क्या किया था, युद्ध का त्याग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है। और ये जो आपका अर्थशास्त्र को लेके, वो भी उनके दादाजी कौन थे और इनके जो मदद किए थे, है ना, कौटिल्य कौन है, ये सब चीज़ें क्या आप ध्यान देंगे। और आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका, ये मौर्य साम्राज्य में उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले क्या किया था, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। यहाँ पे जो ये बहुत बड़ा दीवार था, है ना, दीवार था, इसे बनाने का उद्देश्य क्या होता था, उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ये दीवार बनाने का जो उद्देश्य था, क्या था, पशुपालकों, है ना, जो पशुपालक थे, लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का क्या हुआ, निर्माण कार्य चला है। कितना, 2000 वर्ष, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। 6400 किलोमीटर लंबी है। सोचो कितना बड़ा दीवार है ये, 6400 किलोमीटर क्या है ये, इसकी ये लंबाई है। और तथा पत्थर और ईंट से बनी है। आप इसमें देख सकते हो ये जो पत्थर है ना, पत्थर और क्या है, छोटी छोटी ईंट है, यहाँ पे ईंट से ये बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपरी सतह है
है ना, सड़क जैसे क्या है, ये आपका पूरा चौड़ा है। ठीक है। और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को क्या किया, इसमें काम करना पड़ा, क्योंकि ये छोटी मोटी दीवार तो थी नहीं, है ना, बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए इसको बनाने के लिए कई सारे लोगों की क्या इसमें हुआ, ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों के क्या इसमें काम किए हैं। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर क्या किया गया है, निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, यानी वॉच टावर है आपका। बुर्ज क्या है आपका, वॉच टावर, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये है ना, यहाँ पे क्या है, ये बुर्ज है, वॉच टावर है ना। तो देखने के लिए यहाँ पे बीच बीच में क्या किया गया है, बनाया गया है। बुर्ज पूछेगा क्या है, तो 100-200 मीटर की दूरी पर बना है, तो क्या बना है, बुर्ज। तो क्या है, ये आपका वॉच टावर देखने के लिए है, ये आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, ये रहा। ओके। और पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, आगे इसमें देख सकते हो, है ना, इसमें पूछा गया है। बाकी ये आप ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है आपका एग्ज़ाम में। आप चित्र में ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये आपका दीवार है जो आपका 6400 किलोमीटर क्या आपका ये लंबी है ना, ये वाली जो दीवार है आपकी, ये वाली, ये 6400 किलोमीटर की आपकी लंबी है। बीच बीच में क्या किया गया है, वॉच टावर बनाया गया है। ठीक है, बुर्ज बनाया गया है। ओके, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका 9वां चैप्टर। जो क्वेश्चन आप इसको बनाएंगे, और धम्म की नीति क्या है ये भी आप देखेंगे।